हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी साइंटिक। बढ़ाते हैं आगे इस जर्नी को। लास्ट टाइम हमने रिजोल्यूशन तक देख लिया था। आपको एक्यूरेसी क्या होती है पता है, प्रिसीजन क्या होता है पता है, रेजोल्यूशन क्या होता है पता है। आज हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू की। थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। सो रिजोल्यूशन को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। नाउ आप दुकान पर गए थे ना, A1 A2 देखा था, फाइनली A3 खरीदा था, प्रिसीजन भी समझे थे, उसके बाद रिजोल्यूशन समझने के लिए आपने A3 इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे दोनों, है ना। तो अगेन आपका जो नया टॉपिक है थ्रेशोल्ड, उसे समझने के लिए भी मैं उसी का यूज करूंगा। ओके राजा, थ्रेशोल्ड वैल्यू ध्यान से देखना। आप मीटर लेके आए थे A3, ठीक है। बाद में आपने A3 को अपडेट करके A3 बार लेके आ गए। दोनों मीटर एमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए यूज किया हूँ, ठीक है। अब सपोज इसकी स्केल है, आपको पता है दिस इज द स्केल और ओवर द स्केल दिस इज द पॉइंटर, ठीक है। और ये स्केल आपकी शुरू होगी 0 से और मैक्सिमम फुल स्केल वैल्यू जो होगी वहां तक ये जाने वाली है, ठीक है। एम्पियर है तो फ्रॉम 0 एम्पियर, ठीक। अब जरा देखना ध्यान से, और वो क्या, सपोज इस मीटर को आप देखो कि इसमें इतना वैल्यू जो है, इतना वैल्यू तक ये रिस्पॉन्स नहीं करता और इसके बाद रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करता है। ध्यान से समझिए कि इस स्केल को मैं अपडेट करके आपके लिए बनाता हूं। देखो जरा ध्यान से, ये जो पहली रीडिंग शो कर रहा है दैट इज 0.5, इसके बाद 0.6, 0.7, 0.8 पॉइंट एंड लाइक दिस। सो मिनिमम जो चेंज जिसे ये ओवर द स्केल मेजर कर सकता है वो है 0.1 एम्पियर। सो रिजोल्यूशन तो 0.1 एम्पियर हो गया, तो आप लोग समझ के आए। बट यदि इस इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें कि रीडिंग ही 0.5 से स्टार्ट हो रही है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप एक्सटर्नल करंट मेजर करने के लिए दे रहे हो और उसकी वैल्यू 0.4 एम्पियर है, तो बताइए मीटर आपको क्या देगा? 0। क्यों? क्योंकि मीटर की पहली रीडिंग जो है ना 0.5 है। इसी मीटर को यदि आपने 0.5 एम्पियर दिया तो आपका ये जो पॉइंटर है ये यहाँ आ जाएगा, आपका ये जो पॉइंटर है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने 0.6 दिया, इसको आपने 0.6 एम्पियर दिया, 0.6 एम्पियर में आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ आ जाएगा, यस और नो। 0.7, 0.8 पॉइंट देते जाइए, ये उसको शो करता जाएगा। तो अच्छा, 0.5 से नीचे की कोई सी भी वैल्यू ये नहीं दे पा रहा है ना, तो 0.5 कौन सा वैल्यू होगा? वो वैल्यू जिसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होता है। 0.5 एक ऐसा वैल्यू हो गया जिसके नीचे आपने कुछ भी वैल्यू दिया ना तो आपका इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करेगा बच्चे। यदि आपके इंस्ट्रूमेंट को वर्क करवाना है तो 0.5 एम्पियर करंट से ज्यादा देना पड़ेगा, तभी वो वर्क के काबिल होगा। तो ये जो 0.5 है ना, ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट की नींद खुलती है, दैट पॉइंट वी कॉल, या दिस वैल्यू वी कॉल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द मीटर। वो वैल्यू जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट वर्क करना स्टार्ट करता है, वी कॉल दिस। तो यूं, या आप इसे यूं कह दो, मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट सक्सेसफुली इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इस इंस्ट्रूमेंट से कितनी मेजर हो पा रही है? 0.5। 0.1 मत बोल दीजिएगा, वो 0.1 जो है वो रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन बोले तो मिनिमम चेंज इन इनपुट, मैक्सिमम चेंज इन इनपुट। इनपुट में कितना चेंज मैक्सिमम आपके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर लिया जाएगा, उसको रिजोल्यूशन बोलेंगे। बट थ्रेशोल्ड और रिजोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। समझे क्या? अब देखो प्यारे बच्चे, आप ध्यान से देखो जरा, ये आपने थ्रेशोल्ड समझ लिया। अब ये जो जोन है कि आपने 0 से, आपने इस इंस्ट्रूमेंट को 0 एम्पियर से बढ़ा के 0.1 एम्पियर दिया, आपने इसको 0.2 दिया, आपने इसको 0.3 दिया, आपने 0.4 एम्पियर दिया और 0.5 एम्पियर पे इसने वर्क स्टार्ट किया।
तो 0 से 0.5 तक की ये जो कहानी है ना, जब आपको कुछ भी नहीं मिला, ये जो कहानी है ना 0 से 0.5 तक की, ये जो जोन है ना, इस जोन को हम बोलते हैं डेड जोन। क्या बोलते हैं? डेड जोन। मतलब इंस्ट्रूमेंट वॉज बिहेविंग लाइक वो मरा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट को करंट दिया, इंस्ट्रूमेंट सो रहा है, करंट दिया, इंस्ट्रूमेंट सो रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट वॉज इन डेड जोन। सो डेड जोन समझ में आ गया? तो डेड जोन में जितना टाइम लगता है वी कॉल द डेड टाइम। क्या? डेड जोन जितना टाइम कवर करेगा ऑन द टाइम स्केल वी कॉल द डेड टाइम। जोन टाइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेड जोन कहां खत्म होता है? थ्रेशोल्ड पॉइंट पे। इंस्ट्रूमेंट सो रहा है, उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू दो आप और इंस्ट्रूमेंट जाग जाएगा। समझ गए? आप इसको डायोड से समझिए। आप पढ़ के आए हैं ना आपके एनालॉग में डायोड। यदि इस डायोड से वर्क लेना है और ये यदि सिलिकॉन डायोड है तो इसको 0.7 मिनिमम वोल्टेज देना पड़ेगा, उसके बाद ये भाई साहब वर्क करते हैं। पढ़ा है? जर्मेनियम होता तो 0.3 वोल्ट देते, ये कट इन वोल्टेज है, ये नी वोल्टेज, इसके बाद ये काम करता है, तो इसी को थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं डायोड का। सिमिलरली फॉर द इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू? नाउ यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब एक और पैरामीटर की बात करेंगे और वो है सेंसिटिविटी। क्या है? सेंसिटिविटी। ठीक है, ध्यान करिए, आपको दोनों मीटर A3 एंड A3 बार, या आपका एमीटर A3 और ये है आपका A3 बार। ठीक है, दोनों एक्यूरेट है, दोनों प्रिसाइज है। आप खरीद के लाए थे दुकान से, यस और नो? भूल गए क्या? भूलना नहीं है। चलिए सेंसिटिविटी की बात करते हैं। अब आपके एक सर्किट में, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे, आपके एक सर्किट में, ये एक सर्किट का हिस्सा है, ये रेजिस्टेंस जो मैंने लिया है वायर, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। क्या है? 1 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर ले लेते हैं, चलो 10 मिली एम्पियर। ठीक, नाउ एक और आपका वायर है, एक और सर्किट है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की वैल्यू है, लेट्स टेक इट 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। ठीक, ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब इस 10 मिली एम्पियर को मेजर करने के लिए आपने यूज किया A3 का। इस 10 मिली एम्पियर को यूज करने के लिए आपने A3 का यूज किया, तो A3 का जो स्केल था ना वो 0 आउटपुट दिया, मतलब कुछ भी मेजर ही नहीं कर पाया। ध्यान है ना आपको? क्योंकि A3 जो था, A3 भाई साहब जो थे, इसका रेजोल्यूशन था ना 0.2 एम्पियर। इससे नीचे की वैल्यू तो मेजर नहीं कर पाएंगे, और 10 मिली एम्पियर इज नथिंग बट 0.01 एम्पियर। 0.01 एम्पियर को मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट और नो? अब आप मुझे बताइए, इसको 100 मिली ले लीजिए और मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो ये 0.1 एम्पियर हो गया, 0.1 एम्पियर। ये इससे मेजर होगा क्या? नहीं होगा। अब इसी A3 से आपने मेजर किया ये 1 एम्पियर, सो 1 एम्पियर मेजर हो रहा है इससे, यस 1 एम्पियर को ये आसानी से मेजर कर पा रहा है। अच्छा, मतलब A3 जो है वो 0.1 एम्पियर को मेजर नहीं कर पाया, लेकिन 1 एम्पियर को आसानी से मेजर कर लिया। अच्छा, ये A3 की कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि 0.1 एम्पियर जो करंट था ना उसे मेजर नहीं किया इसने, लेकिन 1 एम्पियर करंट जो था ना उसे मेजर कर लिया, उसे मेजर कर लिया। अब A3 से आते हैं, याद है इसका रेजोल्यूशन कितना था? A3 का रेजोल्यूशन था 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर इसका रेजोल्यूशन था। अब A3 से इस करंट को मेजर किया तो क्या ये मेजर करेगा? यस करेगा। 1 एम्पियर क्या ये मेजर करेगा? यस करेगा। अब मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप बोलोगे सर A3 बार ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये 0.1 को भी मेजर कर लिया, 0.1 को भी मेजर कर लिया। तो जो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम करंट भी मेजर कर पाए या मिनिमम से मिनिमम इनपुट क्वांटिटी को मेजर कर पाए, वो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब ये
जिस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन जितना मिनिमम हो, मतलब 0.1 या 0.01 एम्पियर, उसकी सेंसिटिविटी इतना ज्यादा अच्छी, तो कायदे से रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट चेंज और इनपुट चेंज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला भी हम देंगे, बट आप समझ में आ गया आपको कि सेंसिटिविटी क्या होती है। आप हम सेंसिटिव है ना, हम ह्यूमन बीइंग हैं, वी हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेंसिटिविटी, वी आर सेंसिटिव। गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी ने बोला कि तेरा कुछ नहीं होना जाना है, तेरे से कुछ नहीं होगा, है ना। अपन क्या है कि एक सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, कब से पढ़ाई कर रहा है, तेरे से तो होता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताने ओने सुन के बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द सोसाइटी। और कुछ होते हैं अपनी प्रिपरेशन लगे रहेंगे, कोई भी कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, रैंक लाके दिखाएंगे, जमाने को प्रूफ करके दिखाएंगे, है ना। दे आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी आर गिविंग द नेगेटिव पॉइंट्स बट दे आर नॉट सेंसिटिव। जो सेंसिटिव है उसकी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, ताने सुन के सारी चीज देख के उसका पढ़ाई रुक जा रहा है, वो अपनी स्पीड कम कर दे रहा है, पढ़ रहा है, दिमाग में यही चल रहा है कि लोग क्या कहेंगे। और एक बंदा सब सुन रहा है, खुशी खुशी सुन रहा है, हाँ बोल लो, तुम भी बोलो, दिखाएंगे, अंदर कर रहा हूं, बोल नहीं रहा, वो कन्फ्रंट नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा एक दिन तुम्हें दिखाऊंगा मैं, ना ना ना, वो खुद हाँ ठीक है, इनको बोलने दो। जिस दिन अपन अच्छे काम कर दिए, जिस दिन रैंक ले आए ना, ये मुंह दबा के आएंगे, और बेटा हो गया तुम्हारा, तुम तो इसके लायक ही थे। प्रूफ करके दिखाना है, रैंक लेके आना है, लगे रहना है, सोसाइटी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना है, बट यस गेट प्रिपरेशन के प्रति बहुत सेंसिटिव होना है। जो चीजें नहीं आती उसको तुरंत एग्जीक्यूट करिए, मिस्टेक्स हो रही हैं सेंसिटिव रहिए, मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना है, एक्यूरेट रहना है, टाइम मैनेज करना है, सारी चीजें ध्यान रख बच्चा, काम आएंगी, ठीक है। तो हम बात किए थे सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी अपन इस इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो एक वेरी फेमस फॉर्मूला है सेंसिटिविटी को ट्रैक करने का, चेंज इन आउटपुट, चेंज, ये डेल्टा साइन इज फॉर द चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। ये कुल मिला के ये बात हो गई कि आउटपुट का चेंज देखो आप विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, इसे हम सेंसिटिविटी बोल देंगे। अरे इनपुट जो चेंज हुआ उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट कितना चेंज हुआ रे, तो इनपुट के चेंजिंग, जो इनपुट चेंज हो रहा है ना, उसके चेंज इन इनपुट के रेफरेंस में आउटपुट को यदि ट्रैक करते हो तो उसको सेंसिटिविटी बोल दो। उसको क्या बोल दो, सेंसिटिविटी, यस और नो। तो ये सेंसिटिविटी का वेरी फेमस फॉर्मूला जो है याद रहेगा आपको, क्या याद रहेगा, ठीक है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, वेरी हाई होनी चाहिए, यस और नो। मतलब स्मॉल इनपुट के रिस्पेक्ट में भी आउटपुट में चेंज होना चाहिए, समझ गए। सेंसिटिविटी वाली बात समझोगे। थ्रेशोल्ड क्या होता है समझ गए, यस और नो। तो कितनी चीज समझ गए आप, एक्यूरेसी समझ गए, प्रिसीजन समझ गए, रेजोल्यूशन समझ गए, सेंसिटिविटी समझ गए, डेड जोन, डेड टाइम, और साथ साथ थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो एक क्वेश्चन हम लेंगे तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नोट्स है ना आपके पास, नोट्स में जाइए पेज नंबर 8 पे, और आपके मेजरमेंट का पहला क्वेश्चन आपके नोट्स में चेक कीजिए, उसके बाद ये चीज आपको समझ में आने वाली है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोलता है, अभी तो आपके जो नोट्स हैं ना, ये अपना पीडीएफ एप्लीकेशन का जो पीडीएफ पोर्शन है कंटेंट में, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही कंप्लीट होगा हम इसको ओपन फॉर ऑल कर देंगे, यानी कि आपको इंटायर नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, ठीक। मार्केट में सर्कुलेट होगा, हर किसी के पास जाएगा। बहुत ही वजनदार नोट्स हैं। आई एम फॉलोइंग 4 बुक्स। चलिए बात करते हैं। अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर
मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। अभी मूविंग कॉइल वोल्टमीटर इन सारे चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हैं क्योंकि वो अपन पढ़ेंगे, बट इस क्वेश्चन में चूंकि रिजोल्यूशन की बात हो रही है तो इतना आप समझ के बना देंगे क्योंकि रिजोल्यूशन, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रिजोल्यूशन। अ मूविंग कॉइल वोल्टमीटर हैज a uniform scale with 50 divisions and gives a full scale reading of 10 ampere. The instrument can read up to 1/4 of the scale division. स्केल का जो डिवीजन हुआ है ना उसके 1/4 तक मेजर कर सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट विथ अ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन मिली एम्पियर। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी क्रूशियल डेटा है कि वो पूछ किस में रहा है। जैसे कि यहाँ इसने लिखा मिली एम्पियर तो आपका आंसर मिली एम्पियर करके आना है। एम्पियर में पूछा होता तो एम्पियर में करके आते हैं ना राजा। स्पीड बढ़ा ले वीडियो की, 1.5 में देख, बड़ा मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्वेश्चन 50 डिवीजन है, 10 एम्पियर फुल स्केल है, 1/4 तक ये मेजर कर सकता है, रेजोल्यूशन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं तो आप 1 का आंसर देखने वाले हैं यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोलता है, ध्यान से देखिए बड़े मजे आएंगे, कि इस स्केल पर टोटल जो डिवीजन है वो है 50। कितने हैं? 50 डिवीजन, 50 डिविजन्स, ठीक है। 0 एम्पियर है और हाईएस्ट जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर ये मेजर करता है, ठीक। अब ये बोला कि हर एक डिवीजन के 1/4 ऑफ डिवीजन, 1/4 ऑफ जो हर एक डिवीजन है उसका 1/4 तक ये मेजर कर पाता है एक्यूरेटली, ठीक है। 1/4 ऑफ डिवीजन वैल्यू सक्सेसफुली मेजर्ड। तो हर एक डिवीजन कितने का हो गया? बच्चा भी बता देगा, बच्चे है ना, बच्चा भी बताएगा ना कि सर 10 एम्पियर टोटल है और 50 टोटल डिवीजन है। तो एक डिवीजन कितना हो गया? 1/5, मतलब 0.2 एम्पियर का एक डिवीजन हो गया, है ना। ये पर डिवीजन कहानी हो गई, पर डिवीजन कहानी हो गई। अब वो बोल रहा है कि सक्सेसफुली मेजर्ड 1/4 ऑफ डिवीजन, यानी कि रिजोल्यूशन इसका जो छोटा है, इससे भी छोटी क्वांटिटी को उसने बोल के दिया है 1/4, यानी कि रिवीजन सबसे छोटी क्वांटिटी होती है। तो 1/4 ऑफ व्हाट? पर डिवीजन बोले तो 0.2 एम्पियर, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये क्या बना? ये बना आपका दिस इज नथिंग बट 2/40 एम्पियर। तो ये बना 1/20, ठीक है। अब उसने मिली एम्पियर में आपसे वैल्यू पूछी है। किस में पूछी है? मिली एम्पियर में। तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। देखो 1000 का गुणा कर दो और 10⁻³ का भी गुणा कर दो, है ना। तो इससे ये कितनी बार चला गया? 50 बार। सो आंसर क्या आ गया बच्चे? 50 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में पूछा था, रिजोल्यूशन कितना आ गया? 50 मिली एम्पियर। रिजोल्यूशन क्यों बोला? मिनिमम चेंज इन इनपुट दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट वी कॉल द व्हाट? आपका रिजोल्यूशन, ठीक। अब मिनिमम चेंज ध्यान रखना, जब हमने पिछली बार बताया था तो उस ड्यूरेशन में मैक्सिमम माना था। आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। आप रिजोल्यूशन को ऐसे बात कीजिए कि सपोज ये रिजोल्यूशन है, ये मिनिमम क्वांटिटी है, ठीक है। तो मिनिमम इनपुट चेंज के बारे में ओवरऑल स्केल पे बात करूंगा तो ये मिनिमम चेंज इन इनपुट है जो सक्सेसफुली मेजर्ड हो जाएगा, क्योंकि इनपुट चेंज तो इतना भी हो सकता है, ये भी मेजर हो रहा है, इतना भी हो सकता है, ये भी मेजर हो रहा है, इतना भी मेजर हो रहा है ना। बट जो मिनिमम चेंज इन इनपुट दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन, ठीक है। बट उस रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में, जो डेड जोन वाला रीजन है, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है जो डिटेक्ट हो जा रही है आपकी रिजोल्यूशन, आई मीन आफ्टर डेड जोन, यानी कि 0 से
1 एम्पियर के बीच में जो इनपुट चेंज है, मिनिमम इनपुट चेंज दैट कैन बी मेजर्ड, वी कॉल द रिजोल्यूशन। ध्यान रहेगा ये बात, समझ गए ना। 50 मिली एम्पियर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन कैलकुलेटिंग वोल्टेज ड्रॉप, a current of 4.37 ampere is recorded in a resistance of 31.27 ohm. Calculate the voltage drop across the resistor to the appropriate number of significant figure. वाओ, significant figure की बात हो रही है, मतलब प्रिसीजन वाला गेम है। आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो 4.37 है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। आपके पास करंट है 4.37, आपके पास रेजिस्टेंस भी है 31.27 ओम। तो इस रेजिस्टेंस में आपका करंट फ्लो हो रहा है। सो ये रेजिस्टेंस है आपका, वो ये करंट है आपका जो इसमें फ्लो हो रहा है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ऑब्वियस सी बात है। सो ओम्स लॉ से ये वोल्टेज क्या हो गया, V इक्वल टू आर आई, ठीक है। सो V इज इक्वल टू 31.27 गुना 4.37, यस 4.37 एम्पियर। सो V जो आएगा आपके पास, आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो V की वैल्यू आएगी 136.6499 वोल्ट, 6499 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन है, इनपुट है ना आपका, रेजिस्टेंस फिक्स है वायर का, उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो करंट के हिसाब से वोल्टेज जनरेट हो रहा है। करंट चेंज होगा, V चेंज होगा। किसी भी इसके लिए रेजिस्टेंस का फिक्स हो गया कंडक्टर के लिए, ठीक। अब देखो आपका I कैसे डिफाइंड है, आपका I में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए टोटल, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। सो इट डजंट मैटर अस, क्योंकि आपका इनपुट क्वांटिटी कौन हो गया, करंट हो गया। V इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जिस भी सिग्निफिकेंट फिगर में करंट डिफाइन होगा, उसी सिग्निफिकेंट फिगर में आपको वोल्टेज को डिफाइन करना है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, इन कैलकुलेटिंग वोल्टेज ड्रॉप अ करंट ऑफ 4.37 एम्पियर इज रिकॉर्डेड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 31.27, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो वोल्टेज के सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिखाने पड़ेंगे आपको, 3 दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि करंट के भी 3 हैं। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर यदि टोटल बात करें आप, तो क्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। मतलब डेसिमल के पहले तक वैल्यू ले सकते हैं, 1 3 6 क्या बन जाएगा 7। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद का पॉइंट 5 से बड़ा है, तो आगे वाला एक नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो 137 वोल्ट, दिस इज योर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने कंसिडर किए मैंने, 3। क्यों, क्योंकि आपका जो इनपुट था करंट, वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर से शो हुआ था। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, समझ में आ गया ना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज एक्यूरेट, अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज एक्यूरेट। ये एसर्शन है, ये इसी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला एसर्शन जो बोल रहा है, स्टेटमेंट जो है, अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज एक्यूरेट। दूसरा है, रीजन दिया हुआ है, अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट और अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज वन वेयर द डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इज वेरी गुड। ना उसका जो आपके आंसर्स हैं वो लाइक ऐसे हैं, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट आपका लिखा है, बोथ A and R are true but R is not the correct explanation. A is true but R is false. A is false but R is true. अब आप मुझे बताइए, ये देखते हैं अपन, पहला जो है स्टेटमेंट वो सही है नहीं। अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज एक्यूरेट, अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज एक्यूरेट। A2 खरीदने गए थे अपन दुकान से, जो 9.2 दे रहा था, तो वो प्रिसाइज तो था बट एक्यूरेट नहीं था। प्रिसीजन एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है राजा। चलो
प्रिसीजन जो है वो एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता, एक्यूरेसी प्रिसीजन की गारंटी देता है। अच्छा, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो क्यों प्रिसीजन होता है, वो कैसे गारंटी, कौन बोला? अरे 10 एम्पियर मेजर करना है, 10 एम्पियर मेजर करना है। आप एक इंस्ट्रूमेंट उठा के ले आए, इंस्ट्रूमेंट से पहली बार इस करंट को मेजर किया, ये आया 9.6 एम्पियर, दूसरी बार किया 9.6 एम्पियर, तीसरी बार किया 9.6 एम्पियर, चौथी बार किया 9.5 एम्पियर। सो ये ट्रू वैल्यूज है ना, नियर टू गिवन वैल्यू 10 एम्पियर के बहुत पास में, तो ये ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू। ये एक्यूरेट है क्या? एक्यूरेट है। तो ये एक्यूरेट हो गया तो ये बाय डिफॉल्ट प्रिसाइज भी तो हो गया। रिपीटेड वैल्यूज मिल रही है ना, तो इसका इसमें रीजन में दिया है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज 1, डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट इज वेरी गुड। यस, दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन पहला गलत है, तो ऑप्शन डी चुनेंगे कि पहला गलत है भाई साहब और दूसरा वाला सही है। प्रिसीजन एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा कर ली थी ना। प्रिसीजन एक इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, 10 एम्पियर मेजर करवाओ और वो हर बार 5 दे तो प्रिसाइज तो है क्योंकि रिप्रोड्यूस कर रहा है रीडिंग को, बट एक्यूरेट नहीं है राजा। ठीक है, समझ में आया क्या? इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस यूनिट के हिसाब से, गेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, इवन ईएसी के हिसाब से जो टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे एरर क्या, कैसे एग्जीक्यूशन, किस किस टाइप की एरर्स, कैसे एग्जामिनेशन में करेंगे, एरर्स के हिसाब वाले क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।